main topic is the condition for the constructive and destruction. Okay, तो हमने लास्ट क्लास में एक चीज सीखी थी क्या, कि we have the destructive interference and constructive interference. So we obtain the bright and dark fringes, if you remember that. तो we can say that कि अब हमें क्या पढ़ना है, जैसे हमने पिछली बार तो एनालाइज किया था, तो आज हम ये करने वाले हैं कि इक्वेशंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमारे पास पैटर्न बन सकता है. सो वी हैव कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एटलीस्ट दो वेव तो होनी चाहिए. अगर दो वेव कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे तो वो ब्राइट फ्रिंज होगा, और डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे तो मेरे पास डार्क फ्रिंज होगा. तो मान लो एक वेव है आपके पास, और उस वेव की इक्वेशन आपको दे रखी है a1 साइन थीटा. थीटा का मतलब आपको पहले से पता होगा ओमेगा टी, राइट. अगर एंगुलर में देखा जाता है तो थीटा का मतलब ओमेगा टी भी होता है. तो ये मेरे पास क्या आया, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी. ऐसी मेरे पास एक वेव और है, क्योंकि दो वेव तो होनी चाहिए. अब ये इसका इनिशियल फेज कितना है, ओमेगा टी थीटा. तो मान लो इसका कुछ ना कुछ इनिशियल फेज रहा होगा. तो ओमेगा टी तो है ही है, साथ में मान लो कोई इनिशियल फेज भी है, ये थोड़ा सा इससे हटके आ रही है. तो इसका मतलब ये मेरे पास a1 a2 क्या है, एम्पलीट्यूड है, और इनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, फाइ. तो इसका मतलब अगर एक ओमेगा टी है तो दूसरी क्या है, ओमेगा टी प्लस का फाइ. अब हमें पता है अगर मान लो दो वेव आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं हम. सो अगर हम यहाँ पे इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या कैन वी से दैट कि विद द हेल्प ऑफ द इंटरफेरेंस y, सो y इज इक्वल टू y1 प्लस का y2, राइट. तो अब y1 क्या होगा मेरे पास, a1 साइन ओमेगा टी, और ये मेरे पास क्या होगा y2, y2 ये हो जाएगा मेरे पास a2 साइन ओमेगा टी, राइट. तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जो भी वेव होती है, तो वो इस तरीके से वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब आई मीन ऐड कर देते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट को. तो एक वेव की इक्वेशन ये थी, दूसरी वेव की इक्वेशन ये थी. तो वी आर जस्ट सिंपली एडिंग बोथ ऑफ देम. ओके. तो अब मुझे तो फॉर्मूला पता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा, a1 साइन ओमेगा टी. ये क्या बन जाएगा मेरे पास, a2 को एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो a2 को बाहर निकाल के फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, राइट. तो हमारे पास ये तो हमने फॉर्मूला लगा दिया. अब a2 को भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है, तो a2 मल्टीप्लाई भी हो सकता है. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे भी, तो क्या मैं इस cos फाइव को इसके साथ लिख सकता हूँ. तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस का, क्योंकि साइन फाइव इसके पास भी है, साइन फाइव इसके पास भी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a1 a2 cos फाइव ब्रैकेट में, और ये मेरे पास साइन ओमेगा टी बाहर आ जाएगा, राइट. क्योंकि साइन ओमेगा टी इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो इतना ऐसा तो बाहर आ गया, प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, a2 के मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, तो a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, राइट. तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. तो a1 प्लस का a2, तो मैं साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में ये चीजें मैं लेकर आ गया हूँ. ओके. अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो मेरे पास अब दो चीजें हमें दिख रही हैं, एक दिख रहा है हमें a1 प्लस का a2 कॉस फाइव, और एक दिख रहा है मेरे को a2 साइन फाइव. तो ये मेरे पास सपोज करो, अब आपको पुट करना है, a1 प्लस का a2 कॉस फाइव जो है, वो एक तरह से एम्पलीट्यूड की तरह है. तो मान लो ये टोटल, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये मान लो मेरे पास a कॉस थीटा है, और ये मान लो मेरे पास जो a2 साइन फाइव है. तो मैं पूरा फाइव टर्म को ही हटा के थीटा लेकर आ रहा हूँ. तो a साइन फाइव मैंने, साइन थीटा मैंने इसे मान लिया. तो मैंने दो ये कंसिडर किया है मैंने. सो यू हैव टू कंसिडर दैट. तो जब हम इसके अंदर कंसिडर की, जब हम वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू. तो ये बन जाएगी मेरे पास a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, प्लस ये बन जाएगा मेरे पास a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि मैंने कंसिडर किया हुआ है ये, राइट. अब अगर हम ध्यान से देखो, तो देखो मैथ के अंदर ना ये मेरे पास फॉर्मूला होता है. अगर मैं a को कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी.
तो ये किसका फॉर्मूला होता है, मेरे पास साइन का फॉर्मूला होता है। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस का थीटा आ गया, राइट। तो दिस इज माई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर आपकी दो वेव कंबाइन करी है, तो दो वेव कंबाइन होने से, देखो पहले हमारे पास वो चीज क्या थी, ए वन साइन ओमेगा टी था, ए टू साइन ओमेगा टी है। तो देखो भाई पहले इक्वेशन यही तो थी दो। देखो वाई वन पहले क्या था, ए वन साइन ओमेगा टी, वाई टू क्या था, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो उन दोनों का एम्पलीट्यूड मिलके एक तरह से क्या आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और जो उनका फेज डिफरेंस आया वो थीटा आ गया। इसका मतलब एक चीज बहुत साफ साफ दिख रही है कि ये मेरे पास जो रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट आई है, ये किससे मिलके आई है, तो ये दो चीजों से मिलके आई है। एक आई है वाई वन से, एक आई है वाई टू से, राइट। तो वाई वन वाई टू को जब हमने ऐड किया तब ये मेरे पास रिजल्ट बन कर आया। और वाई वन कितना माना था हमने, ए वन साइन ओमेगा टी। और वाई टू कितना माना था मैंने, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो उसका ऐड करने के बाद, इंटरफेरेंस होने के बाद हमारे पास ये क्या आया है, रिजल्टेंट आया है। ओके, गॉट इट। तो दिस इज माय रिजल्टेंट ऑफ द वेव, जो कि क्या है मेरे पास, ए साइन ओमेगा टी। एक्चुअली डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि बताओ उसका रिजल्टेंट किस तरीके से लेकर आएंगे हम। तो आई होप कि हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्वाइट इजी है। So now we have the resultant displacement of y. It is equal to a sin omega t plus theta. Simple. अब देखो हम so after that we can say that, अब देखो हमको ना एक्चुअली इंटेंसिटी निकालनी है, क्योंकि इंटेंसिटी पे ही तो वो मैक्सिमम इन्हें बना था। तो देखो अभी अगर ऊपर नोटिस किया हो तो मैंने दो चीजें कंसिडर करी थी। क्या मैंने कंसिडर करी थी कि जो मेरे पास ए वन प्लस का ए टू कॉस फाइव आया था, तो मैंने उसको क्या कंसिडर किया था ऊपर अभी, ए कॉस थीटा, इफ यू रिमेम्बर। और अगर मैंने ए टू साइन फाइव जो आया था उसको मैंने क्या कंसिडर किया था ऊपर, ए साइन थीटा, राइट। तो मैंने ये कंसिडर किया था। आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को ना ऐड और सब ऐड और मतलब स्क्वायर करके ऐड कर दो। सो इफ आई एम डूइंग स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ, तो अगर मैं स्क्वायरिंग और एडिंग करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो और स्क्वायर भी कर दो, तो ये हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए वन प्लस का ए टू कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर साइन का स्क्वायर फाइव, राइट। ओके, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो वन हो जाता है, और ए स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये ए स्क्वायर आ गया। भाई ये और ये ऐड करेंगे तो कॉमन वन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बचेगा, तो जरा इसका करते हैं। ये मेरे पास ए वन था, तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए वन का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर, इसका भी करना पड़ेगा, और प्लस टू ए बी कॉस फाइव, और ये हमें दे रखा है इधर ए टू का स्क्वायर साइन का स्क्वायर फाइव, राइट। देखो ये ए टू का कॉस स्क्वायर फाइव है, ये ए टू का साइन स्क्वायर फाइव है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो वन हो जाता है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो कॉमन लेंगे ए टू का स्क्वायर तो कोई तो पूरा वन हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास क्या बचेगा, ए वन का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा ए टू का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला तो वन हो गया, सिर्फ ए टू स्क्वायर कॉमन बचा, और प्लस का टू ए वन ए टू कॉस फाइव, राइट। तो ये मेरे पास क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब तो फाइनली मेरे पास एक रिलेशन आ गया है कि जो मेरे पास एम्पलीट्यूड होगा, जैसे देखो मुझे एक बात बताओ, अभी अभी जो मैंने पहली वाली वेव मानी थी उसका एम्पलीट्यूड क्या था, ए वन। जो दूसरी वाली वेव थी उसका एम्पलीट्यूड कितना था, ए टू। तो कह रहा है तो जो आपकी रिजल्टेंट वेव आई है ना, रिजल्टेंट वेव, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। तो ये कैपिटल ए जो है ये रिजल्टेंट वेव को दिखा रहा है। भाई दो वेव आपस में आके मिल गई, तो जब दो वेव आपस में आके मिल गई तो वो एम्पलीट्यूड बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी दोनों वेव कैसी ली थी आपने। तो अब ये ए वन क्या है, ए वन अपना पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड है, और ए टू क्या है, छोटी वाली वेव का। तो उन दोनों का जब इंटरफेरेंस हुआ तो कैपिटल ए बन गया। अब वो कैपिटल ए कितना आएगा, तो उसका क्या फॉर्मूला है, कैपिटल ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस का टू ए बी कॉस फाइव,
इज दैट क्लियर? तो ये मेरे पास क्या गया फाइनल, दिस इज माय फाइनल एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव जो मेरे पास नया आया है। तो फाइनल, तो बताओ फाइनल एम्पलीट्यूड छोटे छोटे वाले एम्पलीट्यूड के पास डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा? जो हमने वेव ली थी, बिल्कुल कर रहा है। ओके, अब देखो हमारे पास ना ये तो मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गया फाइनल, लेकिन अब मुझे अगर इसी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी भी निकालनी हो, देखो हमारे पास ना फॉर्मूला होता है क्या, कि जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं के। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर, राइट? क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं। अब देखो ए स्क्वायर तो सबके पास है ही है। अब मैं क्या इस पूरे को के से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको के से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, ताकि मेरे पास ये इक्वेशन बन जाए। तो जब मैं के से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, के ए का स्क्वायर, के ए वन का स्क्वायर, के ए टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2k a1 a2 cos फाइव, राइट? अच्छा, और ये के स्क्वायर किसके बराबर होता है, आई के। तो इसका मतलब ये के स्क्वायर है, ए स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये टोटल आई आएगा, मतलब टोटल रिजल्टेंट का इंटेंसिटी, राइट? भाई ये टोटल वेव की है ना, जब कंबाइन हो गया तब का है एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी भी क्या आएगी, फाइनल की इंटेंसिटी। अच्छा, ये पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आई वन, इसका मतलब पहला वाला। अच्छा, ये के ए ए टू स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आई टू, दूसरे वाले वेव की इंटेंसिटी। अच्छा, अब ये क्या है, ये तो के ए वन ए टू हो गया। अच्छा देखो, अब के को अगर मैं दो हिस्सों में बांटूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा,